नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू कुमार और आप देख रहे हैं कहानी सुनो दिल से एंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस्तीफा कहानी के दूसरे भाग की ओर ले चलता हूं, जो कि इस प्रकार है। मगर इलाज की क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की शादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिसे उनके कुटुंब का पालन हो जाता तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही देते। अपनी जान का उन्हें डर नहीं था। जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वह इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेह चंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी नहीं हुआ था। अगर उन्होंने शुरू ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम उन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था, और ना होता तो 2-4 हाथ जमा देते। पीछे देखा जाता, जेल जाना ही तो होता या कुछ। वे जो आगे बढ़ते थे त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी। अगर वह उचक कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसा में बैरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं है। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था? इस अंतिम विचार ने फतेह चंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले। मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही ली। कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के जाने का ख्याल भी आ गया। फिर लौटे और घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेह चंद ने चारपाई पे लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बरस यही रट लगाए हुए था कि क्यों देर की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर दिया क्यों नहीं सुअर को? फतेह चंद ने कहा, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम नहीं होगा। मैंने भले आदमी की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा ने कहा, यही बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेह चंद ने कहा, फटकारा क्यों नहीं? मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़ियां जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया होगा उसका। फतेह चंद ने कहा, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। फिर शारदा ने कहा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो जान लिए बिना नहीं छोड़ती। फतेह चंद ने कहा, मार तो आया हूँ लेकिन अब खैरियत नहीं है। देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा ने कहा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेह चंद ने कहा, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा ने कहा, हो जाएगी, हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि जो ही उसके मुंह से गालियां निकली लपक कर एक जूता रसीद देते। फतेह चंद ने कहा, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी नहीं सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा ने कहा, देखी जाती। फतेह चंद ने मुस्कुरा कर कहा,
फिर तुम लोग कहाँ जाती? शारदा ने कहा, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत कमाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए होते तो मैं करूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारे सूरत से भी घृणा करती। यूं जवान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत चाहती रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश से घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में वह बेकसी नहीं थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखरा, दुर्बल बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत, गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार नहीं किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चीख उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसे फतेहचंद की शादी में भी नहीं बिछी हो। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतेहचंद ने खरे खरे डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं। तब तक मैं बैठता हूँ। इत्मीनान से खाओ, शायद वह तुम्हारा आखिरी खाना होगा। इसी कारण खूब पेट भरकर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनसे पासंग भी नहीं था, लेकिन यह निश्चित था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि यह फतेहचंद को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर पील पड़े। हाथापाई करने में, यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बैठाए डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखे आप हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद घुरकी, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वह त्योड़ियां बदले, डंडा संभाले बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है। जवान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का संदेशा, माने कि वह अपने प्रभाव और ताकत को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह ना बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने यह कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज है? फतेहचंद ने तन कर कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उलझुल बातें कही थी। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब ने कहा, मैंने आपका कान पकड़ा? आहा हा 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 हा, क्या मजाक है। क्या मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब ने कहा, कब की बात है ये? फतेहचंद ने कहा,
अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ, आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब ने कहा, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था। बहरा ने हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर नहीं। क्या हुआ माय गॉड, हमको कुछ खबर नहीं, फतेहचंद ने कहा। नशा में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर नहीं जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ माफ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव ना करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ वह करते चलो, पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफी मांगता है। फतेहचंद ने डंडा तौलकर कहा, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत नहीं सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद ने कहा, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट भूली न थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली नहीं दोगे। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आपसे मेरा इस्तीफा मिल जाएगा। मैं कल इस्तीफा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब ने कहा, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद ने कहा, अब तुम जैसी पाजी आदमी की मातहती नहीं करूँगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनकी जीवन की पहली जीत थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।